अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके के साथ। और हम हस्बी रिवायत आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नावल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 19, जिसको आपके लिए तहरीर करनी है सैयदा रुबाब। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। मीनू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था और वो अस्फी के साथ पहले मैके गई थी। वहां से शकीला से कहकर पैकिंग करवाई। शकीला तो पैकिंग करने के बाद दूसरी मुलाजमा के साथ मिलकर खाने की तैयारी में जुट गई थी और इस दौरान मीनू फ्रेश होने चली गई, जबकि अस्फी शहाब साहब के साथ बातों में मसरूफ था। आज संडे था, इसलिए वो भी घर पे ही मौजूद थे और उनका कहना था कि वो लोग लंच के बाद ही जाएंगे। वो लोग अभी भी कशफ के बारे में ही बात कर रहे थे। मैं सोच रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कशफ की गुमशुदगी का एक ऐड दे देता हूँ, वरना तो मुझे और कोई हल नजर नहीं आ रहा। अस्फी आज शहाब साहब से भी वही बात कर रहा था जो उसने पहले सफ़ीर मामू और मामा से भी की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अब चंद दिन और गुजर गए थे, पुलिस की तरफ से भी तो अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई थी। ठीक है बेटा, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, हो जाएगा। लेकिन कल शाम को मैं तुम लोगों की तरफ चक्कर लगाता हूँ, फिर सफ़ीर और आबदा से बाहिमी मुशावरत के बाद ही कोई कदम उठाएंगे। शहाब साहब के जवाब पर अस्फी ने भी इत्तफाक किया था। कुछ ही देर में शकीला खाना लगा चुकी थी। शहाब साहब ने शकीला को कहकर मीनू को भी उसके कमरे से बुलवाया था। उसने सफ़ेद रंग की घेरदार फ्रॉक पहनी थी जिस पे स्टोन वर्क था, नेट की मुकम्मल आस्तीनें और साथ मल्टी कलर का दुपट्टा था और नीचे चूड़ीदार पजामा। उसने लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई और गीले बालों को खुला छोड़ दिया था और कानों में वाइट स्टोन लगे आवीज़े पहन रखे थे। और इस हल्की फुल्की तैयारी के साथ भी वो क़यामत ढा रही थी। और जब मीनू ने डाइनिंग की तरफ कदम बढ़ाए तो अस्फी तो निगाहें हटाना ही भूल गया था। खाने के दौरान भी शहाब साहब की मौजूदगी के बावजूद वो कनखियों से एक दूसरे को देखते रहे। खाने से फारिग हुए अस्फी ने शहाब साहब से इजाज़त मांगी और फिर उनके कहने पर ड्राइवर अस्फी और मीनू को उनके घर तक छोड़ गया था। बहू की घर आमद पर जहां आबदा के दिल को ढारस लगी थी और इत्मीनान पहुंचा था, वहीं बेटी की वजह से बेसुकूनी सी भी थी। सभी मीनू की वापसी और सलामती पर खुश थे। जख्म भी पहले से काफ़ी बेहतर थे। अब शाम की चाय सब ने मिलकर ही पी थी और एक बार फिर से कशफ के मामले पर बातचीत हो रही थी। बेटा, मैं तो कहती हूँ कि अब उसकी फिक्र छोड़ दो। मुझे तो लगता है वो खुद ही किसी के साथ भाग गई है। जो इतने दिन गुजर गए हैं और अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। यह अस्फी की मुमानी थी, जिन्होंने फिर से ज़बान के जहर से सबको ईज़ा पहुँचानी शुरू कर दी थी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है भाभी, प्लीज़ आप ऐसी बातें मत किया करें। न जाने किस हाल में होगी मेरी फूल सी बच्ची। आबदा तो उनकी बात सुनते ही एक हाथ से दुपट्टा मुंह पर रखे बिलक उठी थी। देखो आबदा, अब मैंने ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा। तुम्हें चाहिए कि हकीकत को तस्लीम कर लो। मुझे तो लगता है अपनी यूनिवर्सिटी के ही किसी लड़के के साथ भाग गई है। वो फिर भी खामोश ना रही तो अब सफ़ीर साहब भी मैदान में उतर आए थे और उन्हें अच्छी खासी डांट पिलाकर खामोश करवा चुके थे। आपके मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकल सकती तो कोशिश क्या करें इस किस्म की फजूल बातों से भी परहेज रखें। सफ़ीर साहब की ये बात सुनकर वो तिलमिलाते हुए उठ बैठी और वापस ऊपर अपने पोर्शन में चली गईं, जबकि बाकी सब भी अब खामोशी की तस्वीर बने बैठे थे। वो नर्स बालाज की बातों के बाद दिल में उससे इंतकामी कार्रवाई की ख्वाहिश भी रखती थी कि कैसे बालाज ने उसकी ऑफर को ना सिर्फ ठुकराया था बल्कि उसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं किया था। लेकिन वो इस सर फिरे शख्स की बातों से डर भी गई थी, जब भी दोबारा उसके सामने नहीं आई थी। डॉक्टर कुबरा का गुस्सा भी बालाज पर बरकरार रहा, क्योंकि वो जब तक हॉस्पिटल रहा डॉक्टर इसकी सुनने की बजाय अपनी मर्जी ही करता रहा। लेकिन ये था कि वो कशफ की वजह से वाकई अजियत में था। पता नहीं शिराज की बातों का असर था या फिर कशफ की उतरी हुई मासूम सूरत पे जमे खौफ के डेरों को भापते हुए उसके अंदर एहसास का मादा जाग गया था। वो कशफ से बातें करने की, माफ़ी मांगने की कोशिश करता, लेकिन वो जवाबन कुछ भी नहीं कहती। उस रोज़ बालाज के डर से वो इतना तो कह गई थी कि उसने बालाज को माफ़ कर दिया है,
لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ یہ وہ بھی جانتا تھا، کیونکہ وہ بہت چپ چپ سی رہنے لگی تھی، اکثر اس کی بات کا جواب تک نہ دیتی، لیکن اب بالاج کے لہجے کی نرمی اس کے ساتھ برقرار رہنے لگی تھی۔ کوشش کیجیے گا کہ اپنی مسز کو دوبارہ اس اذیت سے دوچار نہ کریں۔ اگر آپ کی بہن ہے اور کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یا کل کو آپ کی بیٹی ہو اور کوئی اس بیٹی کے ساتھ یوں جارحانہ رویہ رکھے تو برداشت کر پائیں گے؟ ڈاکٹر کبرا نے کشف کی ڈسچارج فائل تیار کرتے ہی پیپر پر کشف کے لیے میڈیسن لکھتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھے بالاج کو سمجھانے کی صحیح کرتے ہوئے کہا، پلیز ڈاکٹر، اب آپ حد سے بڑھ رہی ہیں۔ بالاج تو ان کی اس بات پر بھڑک ہی گیا تھا، لیکن جانے کیسے ضبط ہی کر گیا۔ آئی ایم سوری مسٹر بالاج، لیکن یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اسے کسی پر اتنا ہی ظلم کریں کہ وقت پلٹا کھائے تو آپ میں بھی ذہن کا حوصلہ ہو۔ یہ کشف کے لیے میڈیسن لکھتی ہیں، 3 دن تک استعمال کروائیں۔ اس کے بعد اگر ضرورت محسوس کریں تو چیک اپ کے لیے ضرور وزٹ کیجیے گا۔ ڈاکٹر نے اسے فائل تھمائی تو وہ سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے خاموشی سے اٹھتے ہی اسٹور کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ میڈیسن سے آیا تھا۔ آج ڈرائیور اور صابر چاچا فارم ہاؤس پہ ہی تھے، انہیں بالاج نے آنے سے منع کر دیا تھا، البتہ گاڑی اس کے پاس ہی تھی۔ وہ میڈیسن لے کر کشف کے پاس چلا آیا، جو اب کافی بہتر تھی۔ بالاج نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے تھامنے کی بجائے کشف خود سے اٹھنے کی کوشش میں تھی کہ بالاج بھی اس کی جانب دیکھ کر خاموشی سے سر جھٹک گیا اور اس کے شولڈر پہ ہاتھ رکھے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے چلنے لگا۔ اس بار کشف نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، یہ سوچ کر کہ جب اس شخص نے اپنی ہی منمانیاں اور مرضیاں کرنی ہوتی ہیں تو احتجاج کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ پارکنگ ایریا میں موجود تھے۔ بالاج نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے ہوئے اسے اندر بٹھایا اور پھر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی اب فارم ہاؤس کے راستے پر فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر تک تو گاڑی میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ سگنل پر گاڑی رکتے ہی کشف کی نگاہ اس کی طرف اٹھی، جیسے وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی اور ہمت مجتمع کر رہی تھی۔ مجھے گھر چھوڑ دیں، اب تو کتنے روز گزر گئے ہیں۔ کشف نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے گردن ترچھی کیے ہوئے اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائیں جو جواب سمجھانے کو بے قرار تھیں۔ ان تھوڑے سے دنوں میں ہی مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے کشف۔ تمہاری خوشبو، تمہارا وجود اور تمہارا دیکھنا، مجھ سے بات کرنا، یہ سب کچھ مجھ پر کچھ اس انداز میں اثر انداز ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ اب تم سے دور نہیں رہ پاؤں گا۔ آج ایک دن مزید میرے ساتھ گزار لو، کل چھوڑ آؤں گا۔ بالاج نے بھی اپنی بات کے آخر میں اس پر نگاہ کی تھی، جس کے چہرے پر جواب سن کر مایوسی کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ آج پہلی بار بالاج کا لہجہ ملتجی اور مان بھرا تھا، اور یہ بات کشف کے لیے حیران کن تھی، لیکن حیرت سے زیادہ اسے مایوسی نے آن گھیرا تھا کہ جانے وہ شخص کب تک اسے اپنی قید میں رکھنے کا خواہاں تھا، لیکن اب تو اسے تاعمر اسی کے ساتھ رہنا تھا نا۔ میں چاہتا ہوں تم جتنا وقت میرے ساتھ گزارو، خوش رہا کرو، مجھ سے باتیں کرو، مسکرایا کرو، مگر یوں اداس نہ رہا کرو۔ بالاج نے اس کا ہاتھ تھام کر ان گزرے دنوں میں آج پہلی بار اتنی محبت سے بات کی تھی، لیکن کشف نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو اس کے لبوں سے نوچ کر اب اس سے مسکرانے کی بات کر رہا تھا۔ کیسے مسکرا سکتی ہوں، جبکہ آپ نے کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہ بکھرے، اور پھر میری مسکراہٹ کو تو آپ نے مجھ سے چھین ہی لیا ہے۔ کچھ یاد آنے پر کشف کے لب واہ ہوئے تھے۔ پہلی بات پر اس کا انداز استہزائیہ تھا، لیکن دوسری بات پر ایک آنسو پلکوں کے بند توڑتا اس کے دامن میں جذب ہو گیا۔ اذیت سے بالاج نے جبڑا بھیجا، اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ باہر دیکھنے لگا اور کچھ پل یوں ہی سے رکھ گئے۔ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ بالاج اس کے لہجے کی کرباہٹ کو بھاپتے ہوئے سبزار کرنے لگا۔ اگر کہوں گی کہ ہاں نہیں کرتی تو یقیناً آپ کو پھر سے غصہ آئے گا، اور دوسری صورت میں آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، اس سے خاموشی ہی بہتر ہے۔ کشف نے اس کے غصے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہوئے گھما پھرا کر دل کی بات کہہ دی تھی۔ لیکن میں تمہیں چاہتا ہوں، محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ بالاج نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے اس کے ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھامے ہوئے کہا۔ جواباً کشف کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ شاید آپ محبت کے مطلب سے ناواقف ہیں، جب ہی اتنا بڑا دعویٰ کریں، کیونکہ محبت کے دعوے دار کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وحشی یا بے وفا نہیں ہو سکتے۔ لیکن وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی تھی۔ آنکھیں اب مکمل طور پر بھیگ چکی تھیں۔ بالاج نے اس کی بات پر یخلک تھی گاڑی کو سڑک کنارے بریک لگائی تھی
कि टायरों के चरचराने की आवाज़ दूर तक सुनाई गई थी। इस अचानक ब्रेक लगने की वजह से वो आगे डैशबोर्ड पर पेशानी टेकती। उससे कबल ही बालाज ने उसके सामने बाजू रखे हुए उसे संभाल लिया था। लेकिन बालाज ने रुख मोड़े सपाट से अंदाज में सवाल दागा। सच में अभी भी इस बात का जवाब देने की मुझे ही ज़रूरत है? इस लेकिन से आगे क्या है आप नहीं जानते? हवस की पुजारी हैं आप। हाँ, आपको मोहब्बत होगी, लेकिन मुझसे नहीं, मेरे जिस्म से और अपनी ज़रूरत से। इसलिए बेहतर है कि ये सब करने के बाद आप इतना बड़ा दावा मत करें, क्योंकि मैं नफरत करती हूँ अब आपसे। शुरू में उसका अंदाज़ सहजाया था, लेकिन आखिर में वो सब कुछ याद करके बालाज पे गुस्सा निकालते हुए फूट फूट कर रोने लगी थी। और ये वो बात थी जो सुनकर बालाज शाह भड़का नहीं था, बल्कि ये बात उसके दिल पे लगी थी। ये शायद मेरी वो गलती होगी जिसकी माफ़ी तुम मुझे उम्र भर ना देवो, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हें हॉस्पिटल के बेड पर देखकर किस अज़ियत से गुजरा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये जिस्म मेरी कमज़ोरी है, क्योंकि इन पनाहों में गुम होकर मैं अपने घाव भूलने लगता हूँ। मैं जीने लगता हूँ कश्यप, इसलिए मैं अब तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा। वारफ्ता ही वो अक्सर इस बात को भुलाए कि वो पब्लिक प्लेस में मौजूद है। कश्यप से लिपट कर अपनी कैफियत और जज्बात से उसे आश्कार करना चाहता था। बालाज प्लीज, हम रोड पे हैं, लोग क्या सोचेंगे? कश्यप ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा। मैं मीनू की बातें सुनकर पागल हो गया था, और कुछ आपदा आंटी ने तुम्हारे रिश्ते से इनकार करके मेरे अंदर की आग को भड़का दिया था। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैं तुमसे कैसे पेश आता जा रहा हूँ, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बालाज ने कश्यप की बात पर अपने जुनून पर काबू पा लिया था और अगले ही पल उससे जुदा हो गया था, लेकिन उसका हाथ थामे हुए था, जबकि कश्यप बिना कोई तासुर दिए खामोश बैठी थी। ठीक है, मैं तुम्हें आज ही घर छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और सबको बता दूंगा कि तुमसे शादी कर चुका हूँ। बालाज की अगली बात पर वो यखनत ही चौंक कर मुड़ी थी और हैरत ज़दा सी उसे देख रही थी। इस शख्स को समझना एक मुश्किल अमर था। इतना तो वो जान चुकी थी कि वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन ये शख्स उसकी समझ से बालातर था। नहीं प्लीज, आप साथ नहीं जाएंगे। कश्यप कुछ देर सोचने के बाद उससे मुखातिब हुई। लेकिन क्यों? अब के कश्यप की इस बात पर मुताज्जुब होने की बारी बालाज की थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि कश्यप भी उसकी बात पर मुत्तफिक होगी। आपके साथ जाऊंगी तो उम्र भर के लिए यही समझा जाएगा कि मैं खुद अपनी रजा से आपके साथ भाग कर गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कलंक और बदनामी का दाग लगना था वो तो इतने दिन गायब रहने पर लग ही चुका है, लेकिन मैं इसे मुस्तकिल नहीं करना चाहती कि लोग यही समझें कि ये अपनी मर्जी से गई थी। भले मामा और स्वी भाई को मुझ पर भरोसा है, लेकिन आपके साथ जाऊंगी तो उनका भरोसा भी टूट जाएगा और वो भी यही समझेंगे कि मैं खुद गई थी, और मैं नहीं चाहती कि उनसे उम्र भर नजरें चुराती फिरूं। इसलिए आप साथ नहीं आएंगे। मैं उनसे कह दूंगी कि मुझे गलत फहमी में किडनैप किया गया था, और जब उनके बॉस ने मुझे देखा तो फिर मुझे आज़ाद कर दिया। लोगों के जहनों को नहीं बदल सकती मैं, लेकिन घर वालों को तो मुतमईन कर सकती हूँ ना। कश्यप ने जहन में उमड़ने वाले ख्यालात और परेशानी को उस पर वाज़ेह तौर पर जाहिर कर दिया था। वो लोग तुमसे सवाल जवाब करेंगे तो मैं उन्हें जवाब दूंगा कि मैंने तुम्हें किडनैप किया था और ज़बरदस्ती निकाह भी कर लिया, जबकि तुम्हारा इस सब में कोई कसूर नहीं है। बालाज ने भी रसान से उसे मनाने की कोशिश की। नहीं, ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी वो ये कभी नहीं मानेंगे कि मेरी कोई गलती नहीं थी, और फिर मुझे आपके साथ रुखसत कर देंगे। लेकिन मुझे अभी पढ़ना है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, आपने ज़बरदस्ती की है। वो अब झंझलाते हुए रोने लगी थी कि वो अभी कब शादी की ख्वाहां थी। वो तो पढ़ना चाहती थी, लेकिन बालाज ने तो पल में ही सब कुछ बदल डाला। रुखसती कर देंगे तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर अब उस घर में रहो, और मुझे तुम्हारी पढ़ाई पर भी कोई एतराज़ नहीं। तुम पढ़ सकती हो, बल्कि मैं खुद तुम्हें पिक एंड ड्रॉप किया करूँगा और पढ़ाऊँगा भी। बालाज ने भी गोया सारी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन नहीं जानता था कि वो अब उसके पास ही तो नहीं आना चाहती थी, इसीलिए तो ये सब तरकीबें लड़ा रही थी। लेकिन मैं अभी ऐसा कुछ नहीं चाहती, और अगर हर बात की तरह आपको इसमें भी अपनी ही मर्जी चलानी थी और ज़बरदस्ती ही करनी थी, तो फिर मुझसे पूछने या बात करने का भी कोई जवाब नहीं बनता था।
कश्यप ने आंखों को रगड़ने के बाद सर्द मोहरी से कहते हुए अपना रुख मोड़ लिया और बाहर के मनाज़र को देखने को तरजीह दी। ओके, नहीं जाऊंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कश्यप। बालाज उसकी बेरखुई को भांपते हुए पहली बार उसके सामने सरेंडर कर गया था और तड़पते हुए उससे माफ़ी का ख्वाहा था। कुछ अजियतों का मदावा नहीं होता बालाज, इतनी जल्दी तो कभी भी नहीं। कश्यप के लहजे का कठोरपन बरकरार रहा। जानता हूँ, लेकिन आखिरी सांस तक भी मुंतज़िर रहूँगा इस माफ़ी का और हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि मैं दावा कर सकूँ। बालाज ने ये कहते ही फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, जबकि कश्यप हनूज बेतासुर चेहरे के साथ शीशे के पार देख रही थी। बालाज उसे फार्म हाउस ले आया था और कश्यप ने किडनैपिंग वाले दिन वाला अपना लिबास जेब तंग कर लिया था और अपना शोल्डर बैग भी ले लिया था, जिसमें बालाज ने उसकी मेडिसिन भी रख ली थी। साबिर चाचा इस अनहोनी या के मौजे को देखकर हैरान होने के साथ खुश भी थे कि अचानक बालाज इंतहाई नरम मिजाज इंसान बन चुका था और उन्हें ये सब अच्छा लग रहा था कि उसे होश आ गया है और वो कश्यप के साथ ठीक से पेश आ रहा है। शाम होते ही बालाज कश्यप को घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा था और साबिर चाचा को कह आया था कि उसके लौटने तक वो बालाज की पैकिंग भी कर दें, ताकि वापसी पर वो ड्राइवर और साबिर चाचा को लेकर अपने बंगले पर वापस लौट जाए। अब तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कश्यप, एक बार फिर अपनी बात पर गौर कर लो। बालाज ने उसके घर की पिछली गली में गाड़ी रोकते हुए उससे कहा, जो पहले ही दुपट्टे से चेहरा ढांप चुकी थी कि यहाँ कोई उसे देख ना ले। जो मैं चाहती हूँ वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसने एक हाथ रुखसार पर उस नकाब को गिरने से बचाने के लिए रखा हुआ था और निगाहें झुकाए हुए साफ अंदाज में उसकी बात का जवाब दे गई। ठीक है, ये फ़ोन रख लो और अगर बात ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। उसने डैशबोर्ड से अपना आईफोन निकाल कर ऑन किया और अपने दूसरे आईफोन से उस पर कॉल मिलाई। मोबाइल और उसका चार्जर कश्यप के शोल्डर बैग में डाल दिया, जबकि खुद एयरबड्स डिवाइस कनेक्ट करके उसे अपने कान में लगा चुका था। ये क्या करें, कोई देख लेगा? कश्यप मुताजिब निगाहों से देखते हुए सफसार करने लगी। जब बालाज ने उसके नकाब को सिरकाते हुए उसके कान में एयरबड्स को लगाना चाहा। कॉल चल रही है, ताकि मुझे पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। ऐसा करो, तुम ये मिनी हेडन एयरबड है, इसको यूज़ कर लो ताकि मुझे वाज़ेह तौर पर पता चले कि वहाँ क्या बातचीत हो रही है। बालाज ने उसके मना करने के बावजूद मिनी हेडन डिवाइस को उसके कान में लगा दिया था। बेफिक्र रहो, ये शो नहीं हो रहा, बालाज ने उसे तसल्ली दी। लेकिन इस सब की क्या ज़रूरत है? मैं हैंडल कर लूँगी बालाज। कश्यप ने फिर से उसकी तमाम तर तैयारी पर सवाल उठाया। जानता हूँ कर लोगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा मसला हो तो तुम अकेले हैंडल ना करो, बल्कि अब मुझे भी अपने साथ खड़े हो पाओ। और वैसे भी मुझे फिक्र रहेगी ना, इसलिए ये ज़रूरी है। बालाज ने वजाहत देकर उसे फिर से खामोश करवा दिया था, जबकि कश्यप ने फिर से चेहरे पर नकाब चढ़ा लिया था। अब मैं जाऊँ? कश्यप का एक हाथ अब भी उसके रुखसार पर नकाब को सिरकने से रोकने के लिए मौजूद था, जबकि दूसरे हाथ से उसने शोल्डर बैग की स्ट्रिप को मजबूत से पकड़े हुए बालाज से पूछा, ठीक है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे बगैर रहना बहुत मुश्किल होगा, सो मिलने आता रहूँगा। बालाज ने गहरे निगाहों से उसे देखते हुए कहा, तो वो कोई जवाब दिए बिना गाड़ी से निकल गई और अब उसके कदम अपने घर की तरफ वाली गली की तरफ थे, जबकि बालाज की निगाहें उसी पर टिकी रहीं जब तक वो मुड़कर उसकी नज़र से ओझल नहीं हो गई। कश्यप ने घर के गेट के बाहर पहुंचकर एक हाथ से शोल्डर बैग की स्ट्रिप को मजबूती से पकड़ा, जबकि दूसरे हाथ को चेहरे से हटाते ही कुछ देर तक डोर बेल पर रखे धड़कते हुए दिल से बहुत कुछ सोच रही थी कि जाने आगे क्या होगा। और बिलाखिर उसने हिम्मत मुश्तमा करते हुए डोर बेल बजा दी थी। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? हमें अपने कमेंट सेक्शन में कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।